बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है। इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्या पढ़ा और आज की इस लेक्चर में हम अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को शांत दशमलव या आवर्त दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और हम यह भी देख चुके हैं कि प्रत्येक शांत या अशांत आवर्त दशमलव को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों, ये तो अभी जो बात हो रही है, ये बात हो रही है अभी परिमेय संख्या के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या कहता है। कुछ ऐसे भी दशमलव होते हैं जो अशांत और अनावृत्ति होते हैं। ऐसे दशमलव को अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो बच्चों, जब हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये हम देख रहे थे कि जब भी कोई भी दशमलव आ रहा था वो बार बार रिपीट हो रहा था किसी फॉर्म में, या 2.3333 आ रहा था तो ये एक परिमेय संख्या थी। या कोई भी 0.8451 आया, उसके बाद 8451 आया, बार बार इस तरह का रिपीटिशन हो रहा था, रिपीट हो रहा था, तो ये हमारी परिमेय संख्या हुई। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि हमारा रिपीट नहीं होता कोई भी टर्म दशमलव के बाद। जैसे कि यहाँ पर 1.3113, फिर उसके बाद 1 फिर 3, फिर 3 बार 1। यहाँ पे देखिए हमारा कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है। इसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। ऐसी कोई संख्या जो अशांत हो। अशांत का मतलब जिसका हम अगर भाग दे रहे हैं तो वो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, भाग देने पर उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर या शेषफल बच रहा है। तो ऐसी कोई संख्या जो अशांत हो और अनावृत्ति हो। अनावृत्ति का मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। जैसे यहाँ पे देखिए 3 1, उसके बाद 3 डबल 1 आ गया, फिर 3 बार 1 आ गया, तो बार बार यहाँ पे देखिए रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। एक तो आपका ये फॉर्म हो गया। दूसरा हो गया कि ऐसी संख्या जिनका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे या घनमूल निकालेंगे तो उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, वो प्रॉपर वर्गमूल उसका नहीं निकलेगा, तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम √2 का भी वर्गमूल निकालें तो हम इसे प्रॉपर तरीके से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका वर्गमूल प्रॉपर नहीं निकलेगा, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या हुई। लेकिन इसी की जगह पे अभी हम 4 का वर्गमूल निकालें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो इसका वर्गमूल देखिए आसानी से निकल गया, तो ये हमारी परिमेय संख्या हुई। तो हर वर्गमूल वाली संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ऐसी वर्गमूल वाली या घनमूल वाली संख्या जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर अपरिमेय संख्या की कुछ प्रमेय दी गई हुई है, तो हम वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली प्रमेय है यहाँ पर ये है कि किसी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम कोई अपरिमेय संख्या लेते हैं, उसमें आगे उसका निशान बदल के ऋणात्मक निशान कर देते हैं, तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं, माना x एक अपरिमेय संख्या है, x एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, यहाँ पर जो -x होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। तो पहली प्रमेय हमारी यही कह रही है। तो जो हमारा x है, कोई भी हम नंबर लेंगे तो उसका ऋणात्मक भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब बच्चों, हम यहाँ दूसरी प्रमेय देखते हैं कि ये क्या कहता है। यह है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होता है।
तो बच्चों यहाँ पर दूसरी प्रमेय हमारी ये कह रही है कि अगर हम कोई एक परिमेय संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ले लिया 3 और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, उन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा जो योग आएगा वो भी हमारा अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ले लिया 3 और दूसरी अपरिमेय संख्या यहाँ पे जो बोल रहा है वो ले लिया हमने √5। तो इन दोनों का जो योग होगा ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो हमारा बच्चों एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अब बच्चों हम यहाँ पे अपनी तीसरी परिमेय देखते हैं। एक अशून्य परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर कोई भी हम एक अशून्य परिमेय संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक अशून्य ऐसा परिमेय संख्या जो 0 ना हो, तो कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ अपरिमेय संख्या √2 ले लेते हैं। तो ये परिमेय क्या कहती है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इनका जब हम गुणा करेंगे 2 × √2 तो इसका जो आंसर आएगा 2√2, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों आप ये सब का नोट्स बनाते हुए चलिए प्रॉपर तरीके से, आपको आगे क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा इनसे आपको हेल्प होने वाली है। अब यहाँ पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको ये बोल रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल एक अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। तो आपको नोट्स में बच्चों ये बोल रहा है कि अगर हम कोई भी 2 अपरिमेय संख्या लेते हैं, उनको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो आंसर आएगा वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों वो परिमेय संख्या भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने एक सवाल लिया है, 2 अपरिमेय संख्या, एक 3 + √2 और 5 - √2 लिया है। तो हमको इन संख्याओं का योग निकालना है और ये बताना है कि इसका आंसर जो आएगा वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो ये दोनों अपरिमेय संख्या है, तो मैं इसको पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 + √2। तो इसको हमको जोड़ना है 5 - √2 में। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 + √2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस लगा है, ये 5 उतारेंगे, -√2। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे देखिए, ये √2 प्लस में है, ये √2 माइनस में है, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा और केवल 5 और 3 बचेगा। तो 5 और 3 को जोड़ देंगे, 8 आएगा। अब बच्चों 8 परिमेय संख्या है या अपरिमेय, आप बताइए। तो 8 एक परिमेय संख्या है, 8 एक परिमेय संख्या है। आप लोग देख लीजिए और इस बात का आप ध्यान दीजिए कि अगर हम 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जरूरी नहीं है आंसर जो हमारा आएगा वो भी अपरिमेय संख्या होगी। वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 2 अपरिमेय संख्या 6 + 2√5 और 3 + 2√5 लिए हैं। ये दोनों अपरिमेय संख्या है और इसको हमको घटाना है और हम घटा के देखेंगे कि हमारा आंसर परिमेय संख्या आता है कि अपरिमेय संख्या आती है। तो पहले हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं 6 + 2√5, इसको माइनस करना है 3 + 2√5।
अब बच्चों हम अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 + 2 √5। अब यहाँ पे माइनस लगा है, जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे और बाहर माइनस लगा होता है तो हमारे ब्रैकेट के अंदर के जितने भी निशान होते हैं, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 के आगे प्लस है तो ये -3, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -2 √5। अब देखिए ये +2 √5 है, ये -2 √5 है, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये +6 है, ये -3 है, तो 6 में से 3 जाएगा, आपका 3 बचेगा। तो ये आपका आंसर है। और 3 आपकी प्रमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? 3 आपकी एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों यहाँ पे जो तीसरा एग्जाम्पल लिया गया है वो ये है कि 2 अपरिमेय संख्या आपको दी हुई है, 5 + √3 और 5 - √3। इनका गुणनफल हमको ज्ञात करना है और ये देखना है कि गुणनफल हमारा परिमेय संख्या आता है या अपरिमेय संख्या आती है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 5 + √3, इसका हमको गुणा करना है 5 - √3। तो अब बच्चों हम इसको गुणा करते हैं, तो हम एक एक बार गुणा करेंगे। एक बार इस 5 का गुणा इस पूरे टर्म में करेंगे और एक बार √, का गुणा इस पूरे टर्म में करेंगे। तो पहले 5 का गुणा करते हैं, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 25, माइनस लगा है आगे, माइनस लगाएंगे। 5 का गुणा √, में 3 में करेंगे तो 5 √3 आएगा। अब हम +√3 का गुणा पूरे में करेंगे, तो +√3 का गुणा 5 में होगा, तो यहाँ पर आएगा +5 √3, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस का माइनस में गुणा होता है, माइनस लगता है, और √3 गुणे √3, कभी भी रूट का जब गुणा होता है, √3 गुणे √3 और अंदर संख्या सेम रहती है तो आपका √ हट जाता है, जो अंदर संख्या रहती है सिर्फ वही बचता है। तो √3 का गुणा √3 में होगा, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 3। अब देखिए यहाँ पर 5 √3 प्लस में है, यहाँ पे -5 √3 है, तो हमारा ये दोनों कट जाएगा। अब बचेगा 25 और यहाँ -3 है, 25 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 23। ये आपका आंसर है। और ये 23 एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या? 23 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों यहाँ पे दिया है 2 अपरिमेय संख्या, एक 5 √2 और 3 √2। इसको हमको भाग करना है और बताना है कि भाग देने पर हमारा आंसर परिमेय संख्या आएगी या अपरिमेय संख्या आएगी। तो हम देख लेते हैं, पहले हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो हमें दिया है 5 √2 से भाग करना है 3 √2 में। तो देखिए √2 ऊपर भी है, √2 नीचे भी है, तो √2 से √2 कट गया और हमारा आ गया 5/3। 5/3 देखिए बच्चों आपका परिमेय संख्या है या अपरिमेय? क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर बच्चों हमें क्या पता चलता है कि अगर 2 अपरिमेय संख्या है, उनका हम गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर भी अपरिमेय संख्या है। हमारा आंसर परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। और एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला है, हम वो देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। अगर 2 धनात्मक परिमेय संख्या a और b के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम उसे √ab लिख सकते हैं यदि ab पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि 2 धनात्मक परिमेय संख्या है। मान लीजिए एक परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं, एक परिमेय संख्या आपकी 2 हो गई, एक आपकी 3 हो गई। तो इनके मध्य अगर हमको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उससे हम लिख सकते हैं √2 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6, अंडर रूट के अंदर 6।
लेकिन एक कंडीशन ये यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए बी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर ए और बी जो होना चाहिए वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर नहीं आना चाहिए। मान लीजिए हम 2 और 2 नहीं ले सकते, 2 और 2 लेंगे तो अंदर जब गुणा करेंगे 2 गुणे 2 तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे इसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। 2 गुणे 2 का वर्गमूल क्या होगा? 2, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या हो गई, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करें तो पूर्ण वर्ग नहीं बने। जैसे 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका फैक्टर करेंगे तो अंडर रूट में कुछ ना कुछ आंसर आएगा। इसलिए हमको ऐसा नंबर लेना है कि जब उनका गुणा करें तो पूर्ण वर्ग ना बने। तो ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, कहीं ना कहीं ये यूज़ हो सकता है आगे सवाल में। अब बच्चों, जो सबसे मेन क्वेश्चन या मेन पार्ट जो आता है अपरिमेय संख्या में, वो होता है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। कैसे आप अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे? तो इसको निरूपित करने से पहले, अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पे निरूपित करने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज़ जानना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ही हम अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 10 जितनी भी अपरिमेय संख्या है उसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ होगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक 90 डिग्री का कोण बना हुआ है AOC, और AC देखिए क्या है, एक तिरछी रेखा है जिसे हम कर्ण कहते हैं, और नीचे वाली जो आपकी AO रेखा है उसे हम आधार कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम A भी लिख सकते हैं। और जो एक लंबवत खड़ी रेखा है CO या OC आप कह लीजिए, उसे हम लंब कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे L कहते हैं, L आप कह सकते हैं। और AC आपकी कर्ण हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये आपका फार्मूला हर जगह यूज़ होगा और यहाँ पे तो ये यूज़ होगा ही होगा। आप इस टेबल का भी याद कर लीजिए या कहीं नोट्स बना के लिख लीजिए, क्योंकि इस टेबल की हेल्प से हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 को निरूपित करना है। सबसे पहले अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए अंडर रूट 2 को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी को तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी है। तो आप जो है 3 इंच या 4 इंच की लाइन आप खींच लीजिए पटरी की सहायता से। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली खींच के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप पटरी से खींच दीजिए। ये पॉइंट को हम O मान लेते हैं, इसे हम A मान लेते हैं और इसे हम B मान लेते हैं। तो O से A तक की दूरी हम 1 इंच मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम 1 इंच मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 1 इंच है। तो बच्चों हमें 1 इंच 1 यूनिट ये वाला पार्ट तो पहले एक आधार बना लेना है। उसके बाद 1 इंच हमें एक लंब इस पर खींचना है। तो आप इस पर एक स्ट्रेट लाइन लंब खींच लीजिए 1 इंच का। इसे सिर्फ आप 1 इंच का एक पटरी की सहायता से 1 इंच का लंब खींच लीजिए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपकी 1 इंच है। तो मैं यहाँ पे इसे लिख लेता हूँ, ये आपकी है 1 यूनिट, ये भी आपकी 1 यूनिट हो गई। अब इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब। तो हम इस लाइन को मिला देंगे, कर्ण वाली लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया कर्ण। और
अगर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा √2। आप चाहे इसको सॉल्व करके देख लीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर होगा आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब हमारा ये है, लंब हमारा 1 है, और 1 का स्क्वायर प्लस आधार भी हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा कर्ण का स्क्वायर हो गया। तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 + 1 2, तो कर्ण हमारा √2 आ गया। लेकिन हमें इस संख्या रेखा पर दिखाना है √2 हमारा कहाँ पर होगा। तो अब आप एक गोला प्रकार लीजिए, आप गोला प्रकार लीजिए। गोला प्रकार का आप एक पॉइंट यहाँ पर रखिए और दूसरा पॉइंट आप गोला प्रकार का यहाँ पर रखिए। ये जितनी डिस्टेंस है यही आपका √2 होगा। तो यहाँ से आप एक चाप खींचिए इस लाइन पे। यहाँ से हमने एक चाप ये बना लिया और ये जो पॉइंट आपका आएगा और यहाँ पे जो आपका पॉइंट आएगा यही पॉइंट आपका √2 होगा। तो संख्या रेखा पर √2 यहाँ पर लाई करेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है संख्या रेखा पर √3 का निरूपण कीजिए। तो सेम हम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे √3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो √3 जो है हमारा लिखा जा सकता है √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हम एक एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया 0, ये हमारा पॉइंट हो गया 1, ये हमारा पॉइंट हो गया 2, ये हमारा पॉइंट हो गया 3। तो हम सबसे पहले इस 1 का एक आधार लेंगे। सबसे पहले हम इस 1 का एक आधार खींचेंगे। तो 1 का एक आधार 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक हमने एक सीधी रेखा खींच ली। ये डिस्टेंस हमारी हो गई 1 यूनिट। अब इस वाले 1 का हम एक यहाँ से लंब खींचेंगे सीधा ऊपर। तो हमने एक लंब 1 यूनिट का लंब 1 इंच का लंब ऊपर खींच दिया। बच्चों हमें ये वाला जो लंब खींचना है ये 1 यूनिट का खींचना है और ये वाला लंब इस आधार के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। आप सेट स्क्वायर की या चांदा की मदद से खींच सकते हैं। अब ये आपका 90 अंश का कोण बन गया। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट को हम मिला देते हैं। ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट ए मिला देते हैं, हमने मिला दिया। अब देखिए ये तो हो गया आपका √2, लेकिन हमको बनाना क्या है √3 का। तो √3 का संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम यहाँ से, अब देखिए ये आपका √2 है, ये वाली रेखा को आधार मानेंगे और इस वाली रेखा से एक 90 डिग्री का कोण और बनाएंगे 1 यूनिट ऊपर खींच के। और अब हमारा ये हो गया 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये वाला एंगल अब हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। और अब हम इस पॉइंट से इस O को मिला देंगे। इस पॉइंट से O को यहाँ पर हम मिला देते हैं। यहाँ पर आप इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद अब हम एक चांदा लेंगे। अब हम एक चांदा लेते हैं, चांदे को अपने पॉइंट O पे रखेंगे। O पे रखने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पे अपने चांदे को रखेंगे और यहाँ से एक चाप अपने इस लाइन पे डालेंगे और ये लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वही आपका √3 होगा। यहाँ पे आपका √3 होगा, ये पॉइंट पे आपका √3 आएगा।
तो बच्चों इस तरीके से आप संख्या रेखा पर अपने अपरिमेय संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। अब बच्चों हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। √5 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका √5 हो गया। तो हमें अब क्या करना है? सबसे पहले हम ये देखते थे कि पहले वाले नंबर को हम देखते थे। तो पहले वाले नंबर का हम आधार नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते थे। तो यहाँ पर कितना है? 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट का हम आधार अपना खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 यूनिट का आधार खींच लेते हैं। इसे हम 0 मान लेते हैं, इसे हम 1 मान लेते हैं और ये हमारा 2 हो गया। तो यहाँ से 0 से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो गई? 2 यूनिट। अब उसके आगे क्या है? ये 1 का स्क्वायर होगा। इसके आगे क्या है? इसके आगे 1 है। तो हम 2 से एक 1 इंच का लंब खींच लेते हैं। 2 से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे जो होगा हमारा 1 यूनिट का। ये हमारा हो गया 1 यूनिट का। तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई 1 यूनिट। ये डिस्टेंस हमारी हो गई 1 यूनिट। अब हम इस पॉइंट से, मान लीजिए इसका कोई हम नाम रख देते हैं। इसका नाम O रख देते हैं, इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं। अब हम B पॉइंट से O को मिला देंगे। तो हम एक स्ट्रेट लाइन से B पॉइंट को O से मिला देते हैं। तो हमारी ये जो त्रियक रेखा, ये जो कर्ण वाली लाइन हो गई, ये हो गई हमारी √5। आप चाहें तो इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। OA का स्क्वायर, ये देखिए हमारा कर्ण है, OB हमारा कर्ण है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसे निकाल भी सकते हैं। आपका √5 ही आएगा। हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या है? OB का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, OB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है? OA का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो OA हमारा 2 का स्क्वायर प्लस AB हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर। तो OB बराबर क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो OB बराबर हमारा √5 आ गया। ये देखिए OB बराबर हमारा √5 आ गया। अब आप एक गोला प्रकार लीजिए। गोला प्रकार को अपने पॉइंट O पे रखिए और एक सिरा आप B पर ले जाइए। अब O को केंद्र मानकर आप एक चाप खींचिए इस पर, अपनी आधार वाली लाइन पे। तो जहाँ पर आपका ये कट करेगा, यही आपका संख्या रेखा पर √5 यहीं पर होगा। यही आपका √5 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप √7, √8 और √9 और √10 किसी को भी इसी तरीके से आपको इस पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। आपको मैं एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ कैसे किसी को तोड़ना है। तो आप वो चार्ट नोट कर लीजिए कहीं पे। उसी के हिसाब से आपको अगर √7 पूछा जाए या √8 पूछा जाए तो उसको आप तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये वो चार्ट है। अगर √2 आए तो आपको 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करके तोड़ना है। अगर √3 आए आपको 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर करके तोड़ना है। अगर √5 आए तो आपको 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करके तोड़ना है। अगर √6 आए तो आपको 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करके तोड़ना है। अगर √7 आए तो आपको 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करके तोड़ना है। तो इस तरह जब आप तोड़ेंगे तो आपका संख्या रेखा पर वो वैल्यू बनती चली जाएगी। बच्चों अब देखिए 9.37 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है।
तो जब भी दशमलव वाला कुछ आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए आ जाए तो उसके लिए अलग टेक्निक यूज़ करनी है, इसे आप आराम से देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 9 पटरी आप लीजिए, पटरी लेकर 9.37 की एक लाइन आप खींच लीजिए। तो मान लीजिए ये पूरी 9.37 की लाइन हो गई हमारी। इस पॉइंट को आप O मान लीजिए, इस पॉइंट को A मान लीजिए, और ये आपकी पूरी डिस्टेंस यहाँ से हो गई 9.37। ये हो गई आपकी 9.37 की डिस्टेंस यहाँ A तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 यूनिट और आपको बढ़ानी है अपनी लाइन। तो यहाँ से 1 यूनिट और अपनी लाइन को आपको बढ़ानी है। तो मान लीजिए 1 यूनिट मैंने यहाँ पे अपनी लाइन बढ़ा दी, तो इसे मैं बोल देता हूँ ये है B। और यहाँ से B तक की दूरी हो गई आपकी 1 यूनिट। अब आपको लेना है गोला प्रकार। गोला प्रकार लेके आप इसके एक पॉइंट को पॉइंट O पे रखिए, दूसरे सिरों को आधे से थोड़ा बढ़ा लीजिए, और आपको एक चाप यहाँ ऊपर लगाना है और एक चाप आपको यहाँ पे नीचे कट करना है। इस गोला प्रकार के पॉइंट को आप दूसरे सिरे पे रखिए, और जो आपने चाप लगाया था तो उसी के ऊपर एक चाप आप और लगा दीजिए, और इस गोला प्रकार की हेल्प से आप एक चाप यहाँ ऊपर काट दीजिए। ये आपका ऊपर हो गया। अब यहाँ से मैं गोला प्रकार हटा देता हूँ। बेसिकली आपको O से B तक का मिड पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे अब मैं एक सीधी रेखा खींच देता हूँ। यहाँ से मैं एक सीधी रेखा खींच देता हूँ। ये हमारा हो गया मिड पॉइंट। अब आपको क्या करना है, गोला प्रकार लेना है। गोला प्रकार को इस मिड पॉइंट पे रखना है और दूसरे सिरे को यहाँ O पे आपको मिलाना है, और O पे मिलाने के बाद आपको एक अर्धवृत्त खींच देना है O से B तक। आपने एक अर्धवृत्त खींच दिया, और अर्धवृत्त खींचने के बाद पॉइंट A से 1 यूनिट ऊपर की ओर एक लंब सीधी रेखा खींचनी है। A से 1 यूनिट आप एक यूनिट रेखा आप यहाँ पे खींच दीजिए, और उसके बाद आप इस गोला प्रकार को लीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट पे रखिए। इस पॉइंट पे रखने के बाद यहाँ से ये डिस्टेंस आप इसको मेज़र कर लीजिए, और यहाँ से आपको एक चाप लगाना है जो आपके OB को किसी पॉइंट पर कट करे। आप यहाँ से हटा दीजिए इसे, और एक सीधी रेखा, इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। अब ये पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट हो गई आपकी √9.37। A से B तक की आपकी ये पॉइंट हो गई। यहाँ पर आपका 9.37 जो है वो लाई करेगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए दशमलव वाला, तो हमेशा आप 1 यूनिट बढ़ाकर अपना संख्या रेखा पर इस तरह के प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से हमें बताना है कि 2.65 को हम संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल है 2.765। तो उत्तरोत्तर आवर्धन विधि क्या होती है कि हम इसको एक एक सिंगल फॉर्म में तोड़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है 2.765 किसके बीच में आएगा। 2 के आगे दशमलव लगा है, मतलब 2 से तो 2 और आगे दशमलव लगा है, तो 2 और 3 के बीच में 2.765 आपका होना चाहिए। तो आप एक सीधी रेखा खींच लीजिए, ये पॉइंट आपका 2 मान लीजिए, ये पॉइंट आपका 3 हो गया। 2 और 3 के बीच में आपका 2.765 होगा।
तो 2.3 के बीच में कहाँ कहाँ होगा, ये आपका 2 है तो यहाँ पे आपका होगा 2.1, ये होगा 2.2, इसी तरीके से यहाँ पर कहीं पर आपका आएगा 2.7 और यहाँ पर आपका आएगा 2.8। अब देखिए 2.7 तक तो हम पहुँच गए, अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें देखना है 2.76 कहाँ पर लाई होगा। तो अब 2.76 हमारा आएगा 2.7 और 2.8 के बीच में। तो यहाँ पर हम एक सीधी रेखा और खींचते हैं। अब हम देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2.7 और यहाँ पे लिखेंगे 2.8। अब इसके बीच में जो नंबर आएगा वो आएगा 2.76। तो यहाँ पर ये 2.7 है, इसके आगे आएगा 2.71, फिर आएगा 2.72, डॉट डॉट आगे यहाँ कहीं आएगा आपका 2.76 और यहाँ पर आएगा कहीं पर आपका 2.77। अब देखिए 2.76 तो आपका आ गया, 2.76 यहाँ पर आ गया। अब देखिए 2.765 कहाँ पर आएगा, 2.765 आएगा 2.76 और 2.77 के बीच में। अब देखिए यहाँ पर हम एक सीधी रेखा और खींचते हैं तो हमारा 2.765 कहाँ आएगा, 2.76 और 2.77 के बीच में। तो यहाँ पर आपका 2.76 हो गया और यहाँ पर आ गया आपका 2.77। तो इसके बीच में आपका आएगा 2.761, फिर आएगा 2.762, डॉट डॉट करते करते यहाँ कहीं आएगा आपका 2.765, फिर इसके आगे आपका आएगा 2.766, इस तरीके से आपका आएगा। तो दोस्तों यही होती है उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। हम किसी भी नंबर को तोड़ते हुए कई फॉर्म में उसका संख्या रेखा बनाएंगे और कई फॉर्म में तोड़ते हुए उसको जब तक वहाँ नंबर तक नहीं पहुँच जाएं तब तक हम उसे तोड़ते हुए जाएंगे। जब नंबर पे पहुँच जाएं तो वही उसका आंसर होगा, वही होती है उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। बच्चों हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है 0.50505000 और 0.525225 फिर 222। तो बच्चों हमें इन दोनों नंबर के बीच एक अपरिमेय संख्या बतानी है। तो बच्चों इन दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या अनेकों हो सकती है। अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं दिखे और आप उसको सॉल्व करें और आपके बुक से आंसर नहीं मिल रहा है तो आप ये मत समझिए कि आपका क्वेश्चन गलत है। दोस्तों इसके बीच अनेकों अपरिमेय संख्या हो सकती है। हो सकता है मैं कुछ आंसर निकालूं, आपका कुछ निकले, लेकिन सारे आंसर सही हैं। तो इसके और इसके बीच कोई भी एक आप अपरिमेय संख्या लिख दीजिए। इसी में भी एक अपरिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ 0.505005 के बाद फिर 3 जीरो लगा हुआ है। फिर आप इसके बीच कोई भी नंबर लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। 5 के बाद आप 4 जीरो लगा दीजिए। 5 के बाद आपने 4 जीरो लगा दिया, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। फिर आप 5 लिखिए, 5 के बाद आप 5 जीरो लगा दीजिए, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। आप फिर 5 लिखिए, इसके आगे 6 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच अनेकों अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो आप ये भी आपका एक आंसर हो गया। आप यहाँ तक भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ तक लिख देंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों 0.2 और 0.3 के मध्य 2 अपरिमेय संख्या बतानी है। तो इनके बीच आपको 2 अपरिमेय संख्या बतानी है। तो 0.2 और 0.23 के मध्य आपको कितनी अपरिमेय संख्या बतानी है, 2 अपरिमेय संख्या बतानी है। तो आप कोई भी नंबर लिख दीजिए। पहला नंबर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 0.201, फिर इसके आगे मैं 001 लिख देता हूँ, ये हो गया पहला नंबर। एक नंबर और मैं लिख देता हूँ 0.202,
0 1 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 1। कितना भी नंबर मैं लिख दूं इसके आगे, ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर मैंने लिख दिया, 2 अपर में संख्या आपको बतानी थी। अब ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, बस आप ये ध्यान दे दीजिए। दोस्तों, कोई भी नंबर का रिपीटिशन जब हो जाएगा सेम नंबर का, तब वो संख्या अपर में नहीं रह जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अभी आप इसे लिख देते हैं 0.2 1 1 1 1 1 1 1, तो ये बच्चों परिमेय संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। या आपने लिख दिया 0.2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आवृत्ति होने लगी, कोई भी नंबर बार बार रिपीट होने लगा। अगर कोई नंबर रिपीट होने लगेगा तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी, अपरिमेय नहीं रह जाएगी। आपको क्या करना है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप ये मत समझिए यहाँ मैंने 0 1 लिखा है, 0 रिपीट हो रहा है, फिर 1 रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, 0.20 1 1 लगाया, फिर 0 2 0 लगा दिया, फिर 1 लगाया। यहाँ पे देखिए ये 0 1 एक नंबर है, ये 0 0 1 हो गया। फिर यहाँ पे मैं 4 0 लगा देता हूँ, 4 0 फिर 1, ये 4 0 1 हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 0 लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 0 फिर 1, ये नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर लिख दीजिए। तो ये 2 नंबर मैंने लिख दिया, वही उसका आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन ये है, ये आपकी नवीन प्रकाशन के बुक में दिया हुआ है, तो इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप से लगाइएगा। तो ये पहला क्वेश्चन ये है, प्रत्येक वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, कोई भी ऐसा वास्तविक नंबर, वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। कैसे, जैसे कि आप कोई भी वास्तविक नंबर ले लीजिए, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, ये एक परिमेय संख्या है। और वास्तविक नंबर एक मैं ले लेता हूँ √2, ये भी वास्तविक संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। एक परिमेय संख्या को दशमलव निरूपण में शांत हो सकता है और आवृत्ति हो सकती है। कोई भी परिमेय संख्या होगी, उसका जब हम दशमलव निरूपण करेंगे तो वो शांत दशमलव होगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। और आवृत्ति होगी, नंबर बार बार रिपीट होंगे परिमेय संख्या में, यही तो मैंने पढ़ाया था आपको। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ये अशांत होता है, अशांत होगा या अनावृत्ति होगा। अब 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होगी, यहाँ पे परिमेय लिख देते हैं, क्योंकि 2 परिमेय संख्या है। मान लीजिए 2 और 3 परिमेय संख्या है, तो इसका अगर योग करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। तो ये परिमेय संख्या यहाँ पे फिल किया जाएगा। अब बच्चों, नवीन प्रकाशन की हुई ये 1C प्रश्नावली है, तो इस प्रश्नावली को आप लगाइए। इसमें लगभग मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं और इसे आप लगाइए। जो भी क्वेश्चन इसमें आपको नहीं आते हैं वो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं, जो मैंने आपको बताए हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो ये जो बुक मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, ये है नवीन प्रकाशन की बुक है, नवीन प्रकाशन की, और मधुर गुप्ता इसके राइटर हैं। तो इसे आप बुक ले सकते हैं और इसी बुक से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, या आपके पास जो भी बुक है आप उन सब बुक का यूज़ करके क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।